वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक बहुत जरूरी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक्सक्रीशन एंड यूरिन फॉर्मेशन। हमारे शरीर का इतना वेस्ट कहाँ जाता है? एग्जैक्टली, आवर बॉडी हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू क्लीन दिस टाइप ऑफ वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें शामिल होते हैं किडनी, नेफ्रॉन और कई इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स एंड स्टेप्स जैसे फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और लास्ट में बनता है यूरिन। तो आइए जानते हैं हमारे शरीर का इतना बड़ा नेचुरल प्लांट फिल्टर कैसे काम करता है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर चार अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। जैसे सबसे पहला बात करूं तो स्किन होता है जिससे पसीने बाहर निकल जाते हैं। दूसरा लीवर होता है और यही लीवर जो है हमारे बॉडी के अंदर यूरिया बनाता है। तीसरा लंग्स, और इस लंग्स के अंदर CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी, और इस किडनी के अंदर पूरे स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ हम लोग इतना नहीं पढ़ने वाले कि किडनी क्या है, कैसे काम करता है, किडनी फेल्योर में क्या होता है, इस अंदर में कैसे छानता है, फेल हो जाएगा तो क्या होगा। इसके अलावा अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैसे काम करता है, कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी टू मेंटेन इंटरनल बैलेंस। कहने का मतलब उत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीवित प्राणी, चाहे मैं हूं या आप या फिर और भी जो भी कीड़े मकोड़े जितने हों, सारे जितने भी बॉडी के अंदर जो भी हानिकारक हानिकारक वेस्ट होते हैं, यानी मेटाबॉलिकल वेस्ट बोलते हैं उनको, उनको बाहर निकालते हैं ताकि हमारे बॉडी जो है वो एक बैलेंस बना रहे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बात आता है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक सेल होता है, जैसे अमीबा। तो अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, उनके बॉडी से वेस्ट को निकालने के लिए उनके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी से डायरेक्टली क्या करते हैं, क्योंकि एक ही सेल होता है, तो अपने बॉडी से क्या करते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वन कोशिकीय जीव से थोड़े से डेवलप जीव, जैसे अगर मैं बात करूं तो पैरामीशियम हो, हाइड्रा हो, या फिर ये जो होता है ना जोंक टाइप्स जो दिखता है, ये सब जीव, इनमें कैसे होता होगा, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव से थोड़े डेवलप्ड होते हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे, जैसे हाइड्रा हो, अर्थवर्म हो या प्लेनेरिया हो, ये जो होते हैं इनके बॉडी के अंदर किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक स्ट्रक्चर लाइक फ्लेम सेल होता है जिसका नाम है नेफ्रिडिया या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। यही दोनों जो या तो नेफ्रिडिया या कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं, इनके बॉडी से इनके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाले होते हैं। अब बात इंसेक्ट की कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़े और डेवलप हो चुके हैं। तो इनके अंदर होता है मालपीजियन ट्यूब्स,
ये मालपिजियन ट्यूब जो होते हैं इनके बॉडी के अंदर होते हैं, इनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और यही मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इनमें, इंसेक्ट में। तो इंसेक्ट जैसे अगर मैं बात करूं, या तो ग्रास कॉपर हो या फिर कॉकरोच, इनके बॉडी के अंदर होता है मालपिजियन ट्यूब्स जो इनके बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं। वैसे इनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको नाइट्रोजनस वेस्ट कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़े और डेवलप्ड, जिनका बॉडी में थोड़ा थोड़ा शेप सब कुछ होता है, अंदर के जो ऑर्गन होते हैं थोड़े और डेवलप्ड होते हैं। जैसे बात करें एम्फीबियन की, रेप्टाइल की और बर्ड्स की। तो इनमें कैसे होता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें, चाहे वो एम्फीबियन हो या रेप्टाइल हो या बर्ड्स हो, वैसे एम्फीबियन कहते किसको है, वैसे जीव जो पानी में भी और जल दो सॉरी लैंड दोनों में रहते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलने वाले होते हैं और बर्ड्स पक्षी होते हैं। क्लियर है बात। इनके बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें यूरिक एसिड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। यही यूरिक एसिड होता है जिससे गठिया या गांठ हमारे शरीर में बनता है, वो जनरली किसमें होता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के एक्सक्रीटा में ये मौजूद होता है। इसीलिए अच्छा ये क्या, ये यूरिक एसिड से क्या होता है, अगर ये यूरिक एसिड बॉडी से नहीं निकालेंगे तो इनका जो बॉडी में जो वाटर होता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनको क्या करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। और उनके बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरोकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि एम्फीबियन हो, रेप्टाइल और बर्ड्स, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरोकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना है एम्फीबियन के अंदर जो पानी और जमीन, जैसे सांप हो गया, क्या एम्फीबियन के अंदर आते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं वो भी एम्फीबियन के अंदर आते हैं, है ना। अब रेप्टाइल्स किसके अंदर आएंगे, रेप्टाइल जैसे रेप्टाइल में रेंज जैसे छिपकली हो गया, है ना, ये सब क्या होते हैं रेप्टाइल के। और बर्ड्स के अंदर तो आप जानते हो जितनी सारी पक्षियां होती है सारे बर्ड्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो और आगे बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल का, यानी पानी में रहने वाले एनिमल, वो जो है वो अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो जैसे आप बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल का, जैसे फिश होता है, तो इनके बॉडी में ज्यादातर अमोनिया पाया जाता है, ठीक है। और यानी ये जो फिश होते हैं अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, यानी उसे बाहर निकालते हैं। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को, है ना, एमोनोटेलिज्म कहा जाता है, ठीक है। जैसे यूरिकोटेलिज्म किसको कहते थे, जो यूरिक एसिड निकालते थे, और तो जो अमोनिया निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, अमोनियोटेलिज्म। और जनरली ये एक्वेटिक एनिमल होते हैं। अब बात आते हैं सबसे समृद्ध, जिनका पूरा बॉडी जो है डेवलप्ड होता है, और बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए होते हैं वो भी पूरे के पूरे डेवलप्ड होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मैमल्स के बारे में, कि मैमल के अंदर किस तरीके से जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। क्लियर है। तो इससे आप जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए दो तीन चीजों का जरूरत है। जैसे सबसे पहला मैंने बताया स्किन, क्या बताया, स्किन। और स्किन क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्किन। और स्किन से बच्चों क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो स्वेट होता है यानी पसीना होता है वो बाहर निकलता है। तो एक तो ऑर्गन समझ में आ गया, स्किन। दूसरा ऑर्गन आता है लिवर, यहां क्यों लिख दिया है, गलत लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं लिवर, लिवर, ठीक है। लीवर का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन कहां होता है, लीवर में होता है। क्लियर हो गया। दूसरा,
तीसरा जो होता है वो है लंग्स। इसको क्या बोलते हैं? लंग्स। लंग्स। लंग्स का काम क्या होता है? क्यों हम इसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं? क्योंकि इसी लंग्स के द्वारा क्या होता है, हमारे बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है किडनी। ये देख रहे हो, दो अंडे जैसी दिख रही है, हाँ, तो ये है किडनी। और ये दो किडनियां होती हैं और इस किडनी से जो यूरिन बन के निकलता है इस पाइप से आता है। इस पाइप का नाम होता है यूरेटर डक्ट। क्या बोलते हैं इसे? यूरेटर डक्ट। और इस जगह पे जो बड़ा सा थैला टाइप का दिख रहा है इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। मतलब जैसे जब होता है ना बॉडी के अंदर यूरिन बन जाता है तो यूरिन आके इसी ब्लैडर में आके जमा होता है। जैसे जैसे इसमें लगभग 200 ml के आसपास में अगर यूरिन जमा हो जाता है तो आपको यूरिनेशन फील होना शुरू हो जाता है। और ये जो पतली सी जो छोटी सी पाइप दिख रही है इसे यूरेथ्रा कहते हैं। यानी वहां से जो यूरिन है वो आराम से बाहर निकलता है। चलिए पूरे डिटेल में अब समझते हैं इसको। तो ह्यूमन एंड अदर मैमल जो होते हैं अपनी बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं इन फॉर्म ऑफ यूरिन। क्योंकि यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा यूरिया होता है, इसी वजह से उसको यूरिन नाम भी दिया गया है। इस प्रोसेस को नाम क्या है? जैसे हमने बताया कि अमोनिया को निकालते हैं तो उसे अमोनियोटेलिज्म कहता है, ठीक है। यूरिक एसिड को निकालते हैं तो यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। तो अगर कोई यूरिया को निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिज्म। तो जो भी मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूरियोटेलिज्म होते हैं। यानी मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीव यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं जिसे यूरियोटेलिज्म कहा जाता है। अब बात आते हैं कि इस मूत्र से बाहर निकालने के लिए हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पहले उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था बीन लैक स्ट्रक्चर देखा था ऐसा, इसे हम लोग कहते हैं किडनी। और ये जो पाइप यहां से ऐसा जो दो पाइप दिख रहा है, देख रहे हो, तो पाइप, इस पाइप को कहा जाता है क्या? यूरेटर, है ना। क्या कहा जाता है? वो यूरेटर। दो दो यूरेटर दिख रहा होगा, इधर भी एक है, एक इधर भी यूरेटर है। इसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जैसा मैंने आपको अभी तुरंत बताया था। और ये जो पतली सी पाइप यहां से ब्लैडर से आगे निकलती है इसे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो होता है मेल में फीमेल में हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म में होता है। एक एक करके अगर आप बोलो तो मैं आपको ये चीजें बता सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। तो अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं ताकि चीजों को अच्छे से समझा जा सके। अब सबसे पहले आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से बेसिक मेजर पार्ट्स होते हैं। जैसा मैंने दिखाया तो आपको क्या बताया, इसमें दो किडनी होता है ना। देखो एक ये वाला किडनी है और एक ये वाला किडनी है। ये दो यूरेटर डक्ट होता है, क्लियर है? चलो ठीक है। और ये एक यूरेथ्रा होता है, सॉरी, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये जो खून जो है ना, ये खून के माध्यम, क्योंकि सारा जो विष होता है या सारा जो अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो कहाँ खून में ही मिल जाता है। उस खून को यहाँ पे किडनी में छाना जाता है और उनको अलग किया जाता है। आगे पूरे प्रोसेस को अभी देखेंगे ये काम कैसे होता है। तो मैं बता रहा हूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। दो किडनी होता है, दो यूरेटर डक्ट होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। तो हमारे ये जो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यही चीजें होती है। हमने एक एक करके सबको जान लिया। अब इनके काम को भी देखेंगे और इनके फंक्शन को भी देखेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यूरिन बनता कैसे है ना। तो अगर बात यूरिन की करें, बात यूरिन की करें तो यूरिन में होता है यानी मूत्र जिसको कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये बनता कैसे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा यूरिन के अंदर वाटर, यूरिन के अंदर होता क्या है? पहला वाटर होता है, दूसरा अगर आप बात करें तो यूरिया,
जो लीवर बनाता है ना यूरिया, यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड भी होता है और क्रिएटिनाइन होता है। क्रिएटिन या क्रिएटिन बोलते हैं इसे, क्रिएटाइन बोलो या क्रिएटिन बोलो, ये होता है। तो जनरली लगभग 95% जो होता है वो वाटर होता है, ठीक है। लगभग 2.5% यूरिया होता है और लगभग 0.4% यूरिक एसिड और लगभग 2% के आसपास में क्रिएटिन होता है। अब बात करोगे सर ये यूरिक एसिड तो समझ गए एक प्रकार का एसिड है, मैंने कहा इसी एसिड की वजह से आपके शरीर में अगर बढ़ जाता है तो गांठ, गठिया सुनो ना, पत्थर हो गया है, वो चीजें यहाँ से थोड़े, या फिर दर्द वगैरह बहुत फील होता है आपको, है ना, सुबह सुबह पैरों में दर्द होता है। यूरिया तो जानते हो जो लीवर बनाता है, वाटर पानी होता है। ये क्रिएटिन क्या होता है? जनरली क्रिएटिन जो होता है ना, इसमें जो प्रोटीन है या आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं ये जब ब्रेक करते हैं, है ना, जब ब्रेक करते हैं तो एक प्रकार का चूरन है ना, मतलब हड्डियां जब ब्रेक की या मसल्स ब्रेक किया या प्रोटीन ब्रेक किया तो सब मिलके क्या बनता है, क्रिएटिन बनता है। और ये भी कहाँ पाया जाता है, हमारे मूत्र के अंदर पाया जाता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो मूत्र बनता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब ये ब्लड जो है ना, यूरिनरी यूरिक जो होता है वो आता है किसमें है, किडनी के अंदर जब ब्लड आता है तो वहां फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होने के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और रीअब्जॉर्ब होने के बाद वो आगे सीक्रेट हो जाता है, जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है वो पानी के साथ मिल जाता है और उसमें इतने सारे चीज कंबाइन रूप में पाए जाते हैं, क्लियर है। और यही सब मिलके क्या कर बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। तो चलो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी। किडनी में एक छोटा सा एक पार्ट है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, वैसे नेफ्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है अगर किडनी में तो वो है नेफ्रॉन। इसे क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है, यानी फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। अगर ये जनरली 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, कहने का मतलब क्या, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर ब्लड जो फिल्टर हो जाता है, ठीक है, और जो वेस्ट और वाटर जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। उसके आगे होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी अब आगे बढ़ गया तो जो यूजफुल सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज है या वाटर है या सॉल्ट है, ये फिर से उस ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और लास्ट में हो जाता है उनका सिक्रेशन। और जो एक्स्ट्रा आयन होते हैं या जो वेस्ट होता है वो जाके आगे बढ़ जाता है और इसी तरीके से फाइनली यूरिन का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट, है ना, ये सारे जो होते हैं यूरेटर में आते हैं और फिर ब्लैडर में आके जमा हो जाते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। अब एक एक करके आते हैं कि ये किडनी बना कैसे होता है, किडनी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता क्या है, क्लियर है? तो चलो देखते हैं। अगर हम बात करें किडनी की तो हमारे शरीर में कितना होता है, 2 होता है। ये पाया कहा जाता है, तो किडनी जो होता है ईदर साइड ऑफ बैकबोन इन एब्डोमेन, यानी पेट में जो रीढ़ की हड्डी जो होते हैं पीछे, यहाँ देखना ऐसे करोगे और पीछे जब इस जगह पे छुओगे तो यही रीढ़ की हड्डी के पास ही पाया जाता है। ये दिखता कैसा है, बीन शेप का, बीन का दाना देखे हो निकालोगे तो वो दाना एकदम बीन शेप का ही ये दिखता है। इसका मेन काम किडनी का क्या है, देखो किडनी का मेन काम होता है खून को छानना, ठीक है। अब बोलोगे सर जो हम खाते हैं उसमें और भी वेस्ट मटेरियल होता है, हाँ हाँ होता है, तो वो तो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से बाहर निकलता है। लेकिन क्या पूरा का पूरा शरीर फिल्टर हो जाता है, ना ना भाई फिल्टर नहीं, क्योंकि कुछ चीज जो घुली हुई होती है वो कहाँ चला जाता है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, तो वो सब खून में मिल जाता है। तो खून में भी उस वेस्ट मटेरियल को छानना है और वही काम कौन करता है, किडनी करता है, क्लियर है।
हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना इसको। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट जो को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। किडनी के अंदर है ना, जो छानने का काम कौन कर रहा है? तो छानने का काम करता है नेफ्रॉन। तो आइए हम लोग, इन नेफ्रॉन कितने होते होंगे हमारे किडनी के अंदर? तो एक किडनी के अंदर 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन पाया जाता है। कितने? 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर पाया जाता है। तो अब बात करते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है, क्योंकि अगर नेफ्रॉन नहीं हो, है ना, जैसे अगर अभी लोग बात करें हमारे खाने में, है ना, तो खाना में वो सारी सब्जियां, चावल, दाल, ये सब मिलके ना खाना बनता है। तो उसी तरीके से किडनी जो होता है, वो क्या होता है? किडनी एक नाम है एक पूरे ऑर्गन का, लेकिन उसके अंदर जो मेन काम कौन करता है? तो मेन काम करता है नेफ्रॉन। तो आइए, नेफ्रॉन का एक पिक्चर पूरे ध्यान से समझ में आ गया आपको क्या है। तो अब हम लोग इसके एक एक पार्ट को बहुत डिटेल में समझते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है, इसे हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ किडनी यानी गुर्दे की मूल इकाई कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ला रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बताया आपको कि एक किडनी के अंदर कितने, सॉरी, हाँ, 10 लाख क्या होते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इनका काम जनरली वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और यूरिन का फॉर्मेशन करना होता है। अब इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा। इसके एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं कि खून सबसे पहले कहाँ जाता है, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, और लास्ट में कहाँ जाता है, कैसे काम करता है, पूरे डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है कॉमन कैप्सूल। ये जो देख रहे हो इस जगह पे, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इसको जरा ध्यान से देखो। इसी को कहते हैं कॉमन कैप्सूल, यानी जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखता है, इसी को बोमन कैप्सूल कहते हैं। और सबसे पहले खून साफ होने के लिए इसी बोमन कैप्सूल के अंदर आता है। क्लियर है यहां तक? दूसरा होता है ग्लैम्रुलस, यानी नेटवर्क जो ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द कैप्सूल। इसके अंदर ये जो बोमन कैप्सूल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। बाल जिस प्रकार से पूरे गुच्छा में होता है ना आपके सर में, उसी तरीके से बोमन कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं। और यही कैपिलरीज जो है क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तीसरा आता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल में दो प्रकार के ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक होता है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड डीसीटी। देखो, एक तो हुआ मैंने पीसीटी बताया, देखो, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये ट्यूब दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ये थोड़ा सा भी इसे और भी चाहे तो हम बना सकते थे, पर अभी यहां से समझो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इनका काम रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का होता है। और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो लंबा एक पौधा टाइप का दिखा, टहनी टाइप का, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये काम क्या करता है? ये यूरिन जो होता है उसको जमा करके और कहां भेजता है? यूरेटर में भेजने का काम करता है। यानी यही चार पार्ट होते हैं। पहला बोमन कैप्सूल, दूसरा ग्लैमेरुलस, तीसरा ट्यूब्यूल, एंड चौथा कलेक्टिंग डक्ट। अब ये ट्यूब्यूल्स के अंदर भी पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी, तीन होते हैं। अब इनके एक एक अब इनके एक एक पार्ट को जानते हैं कि किस जगह पे ब्लड कैसे कैसे छनता है। मैंने थोड़ा सा बताया, पूरा डिटेल में समझो। तो पहला होता है ग्लैमेरुलस, यानी जो आता है ना पहला, हाँ, तो उसमें क्या होता है? तो ब्लड छाना जाता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। क्लियर है? दूसरा है बॉमन कैप्सूल। ये क्या करता है? फिल्टरेट कलेक्ट किया था, जो भी फिल्टरेट होता है उसको क्या कर लेता है? ये कलेक्ट कर लेता है।
अब हमने बताया था आपको, देखो हमने तीसरा क्या बताया था आपको, ट्यूब्यूल्स, इसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। तो पहला है पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, कभी कभी तो फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसका काम क्या होता है, जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और वाटर, इनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन करता है। याद रखिएगा पीसीटी का काम क्या है, क्या काम है इसका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड वाटर का फिर से एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद जाता है लूप ऑफ हेनले, इसका काम होता है वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना। किसका काम होता है, लूप ऑफ हेनले का। उसके बाद आगे बढ़ता है डीसीटी में, जिसे डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी डीसीटी कहा जाता है, जो सिक्रेट करता है एक्सेस आयन को और वेस्ट को क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है, यानी उसे क्या कर देता है, अपशिष्ट स्रावित कर देता है। और लास्ट पार्ट था जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे फाइनल यूरिन जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो आपको इसके अलग अलग पार्ट समझ में आ गए और अलग अलग पार्ट कैसे काम करता है ये भी समझ में आ गया। अब बात एक आता है कि आपने हमेशा सुना होगा कि इसका किडनी फेल हो गया, जैसे प्रेमानंद महाराज जो है उनको, उनका किडनी फेल हो गया। तो आखिर किडनी फेल होता क्यों है और हो जाने से नुकसान क्या होता है। तो आप तो ये बात समझ गए, किडनी फेल्योर होता है कब, जब जब किडनी कब माना जाता है, किडनी फेल्योर कब माना जाता है, जब किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करना क्या कर दे, बंद कर दे, तब समझना कि आपका किडनी फेल हो चुका है। This causes waste buildup, swelling and है ना tiredness। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर किडनी फेल हो गया तो आपको बोलोगे सर फिल्टर नहीं कर रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा, हाँ चलेगा, आपका किडनी जो है वो स्वेल करने लगेगा यानी फूलने लगेगा। दूसरा, आपको बहुत टायर्डनेस फील होने लगेगा, बहुत थकान महसूस होने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर वेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि आपका किडनी जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और उसे ट्रीटमेंट लो। अब बोलोगे सर अगर हो ही गया तो अब क्या करें, हो ही गया तो एक ऑप्शन होता है आर्टिफिशियल किडनी का, है ना, जिसको हम लोग सिंपली डायलिसिस कहते हैं। मतलब एक प्रकार का मशीन होता है जो जैसा किडनी काम करता है वही काम वो करता है। ठीक है, तो आपको जाएंगे, आपके जो ब्लड का जो मेन स्ट्रीम जो किडनी में जाता है उसको डायलिसिस में भेज देंगे। डायलिसिस में पूरा ब्लड फिल्टर होगा और फिर से वो आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं बात को, हाँ। तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्या करना है, डायलिसिस के अंदर होता है। ठीक है, या फिर कोई चाहे बहुत पैसे वाले और कोई डोनर है तो किडनी भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल बीपी एंड शुगर टू प्रिवेंट इट। अब किडनी को अगर बढ़िया बना के रखना है तो आपको दो चीज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो किडनी फेल्योर का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरा होता है शुगर, है ना। शुगर जो होता है आज के समय में खाना हम लोग जिस प्रकार से खा रहे हैं और जिस प्रकार से चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, हर एक छोटे 5 साल के बच्चे को भी शुगर हो जाता है। और शुगर अगर बढ़ने से क्या हो जाता है कि धीरे धीरे वो आपके किडनी को क्या करना शुरू करता है, डैमेज करता है। अब बात आते हैं कि प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो इसे आप जानते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला होता है उसका फ्लावर वाला पार्ट, दूसरा उसके लीफ होते हैं, उसके बाद उसके स्टेम्स होते हैं, रूट्स होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं कुछ ना कुछ अब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अगर इसके एक्सक्रीटरी मेथड का बात करें तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, अलग अलग से होता है। जैसे ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, वाटर रिमूवल होता है। सनलाइट आया तो बहुत गर्मी बढ़ी तो वो क्या होता है, अपने उसके रोम खुलते हैं जिससे पानी बाहर निकलता है और पानी बाहर निकल गया एक्सेस वाटर, तो उस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहते हैं। है कि नहीं। स्टोरेज इन वैक्यूल्स,
बाकी क्या करते हैं उसको वैक्यूल्स में स्टोर कर लेते हैं, जैसे गम के फॉर्म में, है ना, रेजिन्स के फॉर्म में, है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं। और ताकि जैसे होता है ना गम निकलता है, काटोगे तो उसे गम निकलेगा, है ना, रेजिन्स निकलते हैं, वो सारे वैक्यूल के अंदर जमा कर लेते हैं। और दूसरा होता है कि अगर और भी कुछ करते हैं अपने लीफ के अंदर, उसको क्या करते हैं डिपॉजिट कर लेते हैं। जो वेस्ट होता है उसको लीफ के अंदर डिपॉजिट करते हैं, जो भी प्लांट के अंदर होता है पत्तियों में डिपॉजिट करते हैं। और क्या होता है कि देखे होंगे साल में पत्तियां एक बार झड़ जाती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, तो पत्तियां क्या हो जाएगी, झड़ जाती है। समझ में आया? और सबसे लास्ट होता है कि वो रूट के हेल्प से सॉइल में वो क्या कर देते हैं, अपने वेस्ट को रिलीज कर देते हैं। यानी सॉइल भी है और लीफ भी है, उनके वैक्यूल्स होते हैं और ट्रांसपिरेशन, इसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं, अपन एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन कर लेते हैं। तो ये था ये पूरा लेक्चर, जो आप लोगों को बहुत पसंद आना चाहिए। और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार और देखना, पक्का समझ में आने वाला है। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से पढ़ते रहो और सीखते रहो और दूसरे को भी सिखाते रहो। लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।